दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत है और आप देखना शुरू कर चुके हैं आपका अपना खुद का चैनल खुद रंग। दो तीन बहुत अहम मुद्दों पर बात करेंगे, चर्चा करेंगे और सबसे बड़ी बात, जयप्रकाश सिंह का मैंने एक एक्सक्लूसिव इंटरव्यू किया है। बहुजन समाज पार्टी के पूर्व नेशनल कोऑर्डिनेटर, पूर्व राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रहे जयप्रकाश सिंह का से उनसे मैंने बातचीत की है। तमाम सारे मुद्दों पर बातचीत की है। पहली तो जो मुद्दा है उस पर मैंने जो बातचीत की उसमें हमने उनसे ये समझने की कोशिश की है कि क्या बहुजन समाज पार्टी आने वाले वक्त में बिहार में या उत्तर प्रदेश में गठबंधन का हिस्सा हो सकती है। क्या उनके स्टैंड पर बात की, क्या वो अभी बहुजन समाज पार्टी में हैं या नहीं हैं, वो अपने आप को कैसे देखते हैं बसपा में, उनसे इस पर बात की। क्या उनकी बसपा में वापसी हो सकती है, इस पर हमने उनसे समझने की कोशिश की इनडायरेक्टली। और साथ में अभी हाल फिलहाल में जो बहुजन समाज पार्टी के भीतर गुटबाजी की बात बहन जी ने की है, उस पर हमने बातचीत की और समझने की कोशिश की है कि आखिर आकाश आनंद, अशोक सिद्धार्थ और नितिन सिंह के बाद अब बहुजन समाज पार्टी क्या स्थिति परिस्थिति उसकी बन सकती है। और साथ में एक अहम मुद्दा जो हमेशा बहुजन समाज पार्टी और बहन कुमारी मायावती जी और बीएसपी से जुड़े तमाम बड़े नेता करते हैं और वो ये बात कहते हैं कि बहुजन समाज पार्टी को जो है दूसरे दलों का वोट नहीं मिलता, इसलिए गठबंधन नहीं करती। इस पर भी हमने बड़ी विस्तार से बातचीत की है। आपको बिना वक्त गंवाए, बिना समय गंवाए सीधा इंटरव्यू पे ले चलते हैं और आप देखिए, आप समझिए, आप खुद तय कीजिए कि आखिर जयप्रकाश सिंह की बातों में कितना दम है। नमस्कार जयप्रकाश सर, मेरा नाम प्रशांत है और मैं खुद रंग से बात कर रहा हूं आपसे। जी सर, जय हिंद सर, बताइए। सर, मुझे आपसे एक दो टॉपिक्स पर बात करनी है। हाल फिलहाल में जिस तरीके से चूंकि आप बहुजन समाज पार्टी के समर्पित सिपाही रहे हैं या हैं, अब ये तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन हाँ, तो आप अभी भी बहुजन समाज पार्टी के समर्पित सिपाही हैं। मैं इसी वजह से ये बात करना चाह रहा हूँ, क्या उदित राज का बहन जी को लेकर के दिया गया ये बयान और उसके बाद राहुल गांधी ने जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में आकर के मान्यवर साहब काशीराम को लेते हुए फिर बहन जी को एक तरीके से ये कहा कि वो काम कर रही हैं लेकिन वो चुनाव नहीं लड़ रही हैं, आप इस पूरे इक्वेशन को कैसे देखते हैं? वो भी तब जब अक्टूबर नवंबर में बिहार में चुनाव है और बिहार में ताबड़तोड़ तरीके से कांग्रेस पार्टी का जो अभियान है, चुनाव प्रचार अभियान है, जो कैंपेन है, जो स्ट्रेटजी है, जो दलित शोषित वंचितों के इर्द गिर्द है, जय बापू, जय संविधान और जय भीम के इर्द गिर्द जो एक पूरा नेक्सस बुना जा रहा है, इसको आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, आपने अगर देखा हो, ये अधिकांश तभी ऐसा बयान देते हैं या दिलवाते हैं जब चुनाव कोई नजदीक होता है जी। तो इनका टोटल फोकस जो है वो राजनीति पे है। इनका इस बात से मतलब नहीं है कि बाबा साहब का संविधान सही से लागू हो या ये बहुजन समाज अपने अधिकारों की लड़ाई सही से लड़ पाए या ये समाज मजबूत हो पाए। अगर ऐसा ये लोग इतने हितैषी होते तो साहब कांसीराम को बीएसपी बनाने की जरूरत नहीं पड़ती और बाबा साहब को आरपीआई बनाने की जरूरत नहीं पड़ती जी। तो ये कहीं ना कहीं इनका सिर्फ ये है कि बहन जी को कमजोर साबित करके एक तरफ से तो ये उदित राज जी से बुलवा रहे हैं, कभी अलका लांबा से, कौन थी वो इनकी नेता थी, उनसे बुलवाते थे। हाँ। तो इधर ये दूसरी तरफ से लोग ये उम्मीद कर रहे थे कि शायद जो है राहुल गांधी जी या खड़गे साहब जो हैं वो इनको पार्टी से बाहर करेंगे, इनको उदित राज जी को जी। लेकिन उन्होंने और जले पे नमक छिड़कने का काम किया और उन्होंने ऊपर से और जैसे ऐसे कहा जैसे कि उन्होंने एक्सेप्टेंस दे दी हो उदित राज जी को कि इन्होंने जो कहा वो सही कहा है और उसके बाद में अगर बहन जी हमसे हमारे साथ मिलकर लड़ती तो बीजेपी हार जाती। तो कहीं ना कहीं उनका उद्देश्य सिर्फ ये है कि बहन जी को कमजोर दिखा करके, क्योंकि जो थोड़ी बहुत मजबूत जो उत्तर प्रदेश में बीएसपी है, इतनी मजबूत ये उसमें बिहार में नहीं है जी। तो ये वोट जो है उधर ना जाए तो जो है अपनी तरफ लाने का प्रयास कर रहे हैं जिससे कि इनको गठबंधन में लिया जा सके। और अगर बीएसपी कहीं गठबंधन की बात कर रही हो कौन पार्टियों से, जो वहाँ की लोकल पार्टीज हैं, वो तेजस्वी यादव जी वगैरह जैसे लोगों की, जी,
तो कहीं उनकी तरफ वो ना चले जाएं और कांग्रेस कमजोर ना पड़ जाए, इसलिए वो ये दिखा रहे हैं कि भाई बीएसपी अस्तित्व में नहीं है और बीएसपी का जो कोर वोट है वो हम अपनी तरफ ले रहे हैं, तो आप हमसे बात। जयप्रकाश जी, आप बिहार में एक बात बोल रहे हैं कि अभी आपने बोला कि अगर आरजेडी या तेजस्वी के साथ जो गठबंधन की चर्चाएं हैं, पता नहीं उसमें कितनी सच्चाई है, लेकिन अगर क्या आपको लगता है कि इस तरीके की कोई इक्वेशन बिहार में बन सकती है और शायद इसी वजह से राहुल गांधी और पूरी कांग्रेस पार्टी यूपी तक आकर के बहुजन समाज पार्टी को एक तरीके से टारगेट कर रही है? देखिए, संभावनाएं तो कभी भी क्रिएट की जा सकती हैं पॉलिटिक्स के अंदर। जी। और बहन जी कभी कहा करती थी कि हम अखिलेश से कभी बातचीत नहीं करेंगे, तो उन्होंने फिर जो है अखिलेश से बातचीत भी की और जो गठबंधन भी किया। साहब कांशीराम कहते थे कि मैं कांग्रेस से कभी बात नहीं करूंगा। उन्होंने साहब कांशीराम ने कांग्रेस के साथ भी गठबंधन किया था। हाँ। हम कहते थे कि हम बीजेपी से बिल्कुल सहमत नहीं हैं, लेकिन हमने पोस्ट इलेक्शन जो है हमने उसके साथ भी समर्थन लिया। तो ये सब संभावनाएं कभी भी बन सकती हैं परिस्थितियों के हिसाब से। जो भी बहुजन मूवमेंट हित में, बहुजन समाज हित में जो भी परिस्थितियां जब भी बनेंगी, तो तब उसको नेता को उसके प्रयोग करना होता है। तो अगर ऐसा लगता है बहन जी को कि भाई बीजेपी कहीं जीत ना जाए, तो हो सकता है कि बहन जी उसको हराने के लिए कहीं ना कहीं बहुजन हित को साधने के लिए कहीं भी जा सकती है। तो लेकिन वो ये सोच रहे हैं कि भाई कांग्रेस इसमें अच्छा पार्ट प्ले करे और उसमें उसको अच्छे बार्गेनिंग मिले, तो इसलिए ये लोग ऐसा कर रहे हैं। ठीक बात है। जयप्रकाश जी, एक सवाल मुझे परेशान कर रहा है, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी लगातार, और बहन जी स्वयं इस बात का जिक्र करती हैं, कल जो उन्होंने ट्वीट किया उसमें भी उन्होंने ये बात कही कि वोट ट्रांसफर नहीं हो पाता। आप बहुत महत्वपूर्ण पद पर रहे हैं, बहुत महत्वपूर्ण ओहदे पर रहे हैं बहुजन समाज पार्टी के भीतर। 2019 का लोकसभा चुनाव 15 सीटें सपा बसपा के गठबंधन ने जीती थी। बसपा की 10 सीटें थीं और समाजवादी पार्टी की 5। ये किस इक्वेशन के तहत था? मेरे ख्याल से, अगर मैं गलत नहीं हूं, उस समय आप पार्टी में थे। ये कौन सी इक्वेशन थी जिससे ये कहा जा रहा है कि बीएसपी में वोट ट्रांसफर नहीं हुआ था? हाँ, वो मानना ये था, देखिए कि भाई बीएसपी का कैडर वोट जो है, कोर वोट जो है, वो दूसरी पार्टी में चला जाता है जिसके साथ गठबंधन होता है। हाँ। लेकिन अन्य पार्टी का वोट इधर नहीं आ पाता है। जी। लेकिन हमें इस बात का भी ध्यान रखना होगा साथ के साथ कि भाई चलो, उसमें जो है एक हमारे पास प्लस पॉइंट ये रहा था कि कम से कम मुस्लिम वोट तो हमारे साथ आया। ठीक बात भाई है। अगर मान लीजिए बसपा का अन्य पार्टी का गैर भाजपा और गैर बसपा पार्टी का वोट जो है, जो अगर वो बीजेपी में चला गया, तो कम से कम मुस्लिम समाज तो आपके साथ आया। जब मुस्लिम समाज वो आपके साथ आया, तो उसमें आपके पास में जो है जीरो से हम 2014 में हम 0 सीट पर थे, हम लोग 19 में जो है हम 10 सीट पे आ गए। जी। तो कम से कम हमारा रिप्रेजेंटेशन तो रहा। तो वो हमको ये देखना है कि हमको लाभ और हानि दोनों को जोड़ घटा करके किस में हमको बेनिफिट हो रहा है। अगर ज्यादा नुकसान हो रहा है तो हम उसको लैप्स करेंगे, और अगर उसमें हमको ज्यादा बेनिफिट हो रहा है अपेक्षाकृत नुकसान के, तो हम उसके पक्ष में हम लोग डिसीजन लेंगे। तो एक तो ये हमारे लिए फायदेमंद रहा। दूसरी बात ये जो है, कहा जाता है उन दिनों कि भाई उनकी जो बहू है, यादव परिवार की जो बहू है, डिम्पल, क्या नाम, डिम्पल यादव जी, उन्होंने जो है बहन जी के पैर छुए, अखिलेश जी ने बहन जी के पैर छुए। लेकिन जो है चाहिए था, समाज की ये चाहत थी कि भाई कम से कम जो नेशनल कोऑर्डिनेटर थे उस समय, क्या नाम है उनका, अखिलेश, सॉरी, आकाश आनंद जी, इनको तो कम से कम सम्मान देना चाहिए था नेताजी को, जो कि साहब कांशीराम से उम्र में तो वो उस समय बड़े थे, और साहब कांशीराम के सहयोगी साथी रहे थे। तो कम से कम उनको सम्मान देना चाहिए था। इस बात को लेकर के यादव समाज में रोष आया कि भाई ये तो इस तरह से गलत है, जब हम सम्मान दे रहे हैं तो कम से कम उधर से भी सम्मान मिलना चाहिए। तो इस चक्कर में यादव समाज जो है बसपा, और जिस सीट पर समाजवादी चुनाव लड़ रही थी वहां पर सपा तो वोट मिल गया समाजवादी को, लेकिन जिस पर बसपा चुनाव लड़ रही थी वहां पर यादव वोट जो है वो बीजेपी में कन्वर्ट हो गया। इस चक्कर में आकर के हम जो है, बहन जी ने फिर कहा कि भाई डिम्पल यादव जो उनकी बहू है वो खुद हार गई
इसका मतलब अगर वहां पर चमार और अहीर और मुसलमान वोट को साथ जोड़ दिया जाए तो तब भी वहां पर 50% से प्लस वोट बन जाता है, तो वो हार जी। कैसे गई। तो ऐसी स्थिति में उनको ये मैसेज गया कि भाई ये वोट जो है बीजेपी के पास चला गया था, तो वो कोर वोट हमारा ले लेते हैं लेकिन अपना नहीं देते हैं, इसलिए बहन जी ने ये कहा। ठीक बात। आपने अभी आकाश आनंद जी का जिक्र किया। इस वक्त आपको भी पता है कि पार्टी में बहुत हाल फिलहाल में उथल पुथल रही है। संगठन के भीतर अशोक सिद्धार्थ जी को निष्कासित कर दिया गया, नितिन सिंह जी को निष्कासित कर दिया गया, और चर्चाएं तो ये भी हैं कि 2-3 दिन पहले दिल्ली में जो बैठक हुई उसमें भी ये कहा गया कि आकाश आनंद जी को भी पदमुक्त कर दिया गया। इस उथल पुथल को आप कैसे देखते हैं फर्स्ट प्राइम ऑफ आइज? देखिए, इसकी मुझे ऐसे लगता है कि बहन जी अभी आकाश आनंद जी से पूर्णतः सहमत नहीं है कि वो सक्सेसर अनाउंस किए जाएं जी। उत्तराधिकारी के रूप में। और दूसरी बात, आकाश आनंद जी का 7 साल का जो सफर रहा है ये, उसमें उन्होंने पूरे देश के अंदर कहीं पर भी एक वोट नहीं बढ़ा पाए हैं। तो ये बात बहन जी को आभास हो गया है कि भाई जिस प्रकार से आकाश आनंद जी को ये पार्टी उत्तर प्रदेश में 22% पर मिली थी, और इस समय बीएसपी जो है वो 6% पर है उपचुनाव में। ठीक बात है। तो 16% वोट जो चला गया है उत्तर प्रदेश में, तो लगभग 70% हम नीचे आ गए हैं उस पोजीशन से। तो अगर ऐसे ही चलता रहा तो कहीं ना कहीं ऐसा ना हो कि 2027 के चुनाव में हम लोग और डाउन चले जाएं। तो एक तो कोई रिजल्ट नहीं दे पाए अभी तक आकाश आनंद जी, कहीं पर एक भी वोट नहीं बढ़ा पाए। सीट जीतना तो बहुत दूर की बात है, बल्कि वोट परसेंटेज और डाउन होता जा रहा है। ठीक बात है। तो बहन जी ने ये सोचा होगा कि अगर मैं अपनी जबरदस्ती के चक्कर में, या ये लोग जो मुझसे जी बहन जी करते रहते हैं मेरे कोठी में आकर के, अगर मैं इन्हीं को सही मानते हुए अगर मैं इस निर्णय पे अड़ी रही, तो कहीं ऐसा ना हो कि ये वोट बैंक जो है निकल जाए और फिर उसका अस्तित्व खत्म हो जाए बीएसपी का। तो आकाश आनंद जी एक तो कोई रिजल्ट नहीं दे पाए, और दूसरा बहन जी अभी तक भी आकाश आनंद जी से पूर्णतः सहमत नहीं है कि मैं इनको उत्तराधिकारी बनाऊं, क्योंकि कहीं ना कहीं वो हर बार बोलती हैं, पहले भी बोलती थी कि परिवार का कोई सदस्य नहीं होगा, और दूसरी तरफ जब मुझको बनाया था दूसरे नंबर पे, जब 26/5/2018 को, तो उस समय भी बहन जी ने कहा था कि परिवार का कोई सदस्य नहीं होगा। और जब उनको निकाला था अभी कुछ दिन पहले जो है वो किया था, टारगेट किया था, ट्वीट किया था, तब भी कहा था कि भाई साहब कांसीराम के तर्ज का व्यक्ति ही इस मूवमेंट को जो है आगे बढ़ाएगा, ऐसे ही कोई अपने आप को उत्तराधिकारी ना मान ले। तो कहीं ना कहीं बहन जी के दिमाग में वो सारे कमिटमेंट्स हैं जो उन्होंने समाज के साथ किए हैं और साहब कांसीराम के साथ किए हैं। और एक तरफ बहन जी के वो कमिटमेंट्स, वो उनको रोज रोज शाम को रात को खंगालते हैं कि आपने ऐसे कहा था, आप ऐसे कर रहे हो। चलो समाज उनको भी स्वीकार कर लेता और उन्होंने माना भी था, लेकिन अगर दूसरे नंबर पे वो कॉम्पिटेंट साबित हो जाते आकाश आनंद जी, कहीं रिजल्ट अच्छा ले आते, तो वो दोनों तरफ से जो है संभावना बहुत मुश्किल हो रही है। तो इसलिए बहन जी ने जो है उनको निकाला। उनको, हालांकि मैं ये नहीं कहता कि वो बराबर निकले रहेंगे, वो वापस लिए जाएंगे, ये पूर्णतः सत्य है। और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ आकाश आनंद जी को भी फिर से पद दिया जाएगा, अशोक सिद्धार्थ जी को भी फिर से वापस लिया जाएगा। नितिन सिंह जी तो उनके जो है सबऑर्डिनेट टाइप मानिए, उनके साथ साथ हैं, अंदर है तो अंदर है, बाहर है तो बाहर है। तो ऐसी स्थिति में बहन जी के अंदर थोड़ा सा अभी कंफ्यूजन है कि क्या किया जाए, और समाज जो है इस बात को बहुत दूर से वॉच कर रहा है कि कैसे कैसे होता है। तो इसलिए जो आपने पूछा कि उनका क्या रहा, तो उनको लेकर के मैंने 2 उत्तर आपको दिए। जी, थैंक यू सो मच। एक आखिरी सवाल जयप्रकाश जी आपसे। बहन जी ने जब ट्वीट किया, जब अशोक सिद्धार्थ जी को निकाला, निष्कासित किया पार्टी से, तो उन्होंने एक शब्द का इस्तेमाल किया, वो था गुटबाजी। जी। और आपने अभी एक बात बोली कि कॉन्फिडेंट साबित एक तरीके से अभी तक नहीं हो पाए आकाश आनंद। क्या इनकॉम्पिटेंसी और गुटबाजी, ये दोनों ही ऐसी चीजें हैं बहुजन समाज पार्टी के भीतर जो पैरेलल चल रही हैं लेकिन मिल नहीं पा रही हैं? क्या आकाश आनंद गुटबाजी का शिकार हो गए? देखिए, मैं तो ये मानता हूँ, अभी जैसे कहा भी गया है, लेकिन इसको ये पूर्णतः क्लॉज नहीं हो सकता, ये सब क्लॉज हो सकता है। जी।
ये उसका एक छोटा सा बाद का हिस्सा हो सकता है, लेकिन ये मेन पार्ट नहीं हो सकता। उसकी वजह ये है कि मान लीजिए आपने आकाश आनंद जी को उत्तराधिकारी अनाउंस कर दिया, ठीक है। तो उसके साथ तो लोग जुड़ेंगे ना। जब जुड़ेंगे तो उनको आप गुट मानेंगे, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अभी मान लीजिए बहन जी ये कहें कि भाई जयप्रकाश जी इस बात को आगे बढ़ाएंगे और पार्टी में उनको लिया जाता है, तो स्वाभाविक है कि जब पावर आएगी तो कहीं ना कहीं लोग पर्सनली जुड़ते हैं। किसके साथ नहीं जुड़ते हैं? जब मान्य बहन जी जब काम करती थी तो कुछ लोग ऐसे थे जो साहब कांसीराम से अलग बहन जी के साथ जुड़ते थे। वो मानते थे कि भाई फ्यूचर की नेता हमारी बहन जी रहेंगी, तो हमको फ्यूचर को ध्यान में रखते हुए हमको इनसे संबंध बनाने हैं। जी जी। तो अगर कोई आदमी उनसे पर्सनली मिल रहा है आकाश आनंद जी से, तो वो जो है वो गुटबाजी का हिस्सा माना जाए, ये कोई पूर्णतः सही नहीं माना जा सकता। जी। दूसरी बात, अगर ये कहा जाए कि उनके ससुर जो हैं वो कर रहे थे, देखिए ससुर मान लीजिए जब कहीं ना कहीं दूसरे नंबर की पावर उनके पास बनती है, उनके ससुर हैं, उनके फादर इन लॉ हैं वो। और जो उनके जो उनके फादर हैं आनंद कुमार जी, वो तो ज्यादातर बीमार रहते हैं। बहन जी ने भी कई बार कहा है, इसलिए वो मौजूद भी नहीं रहते हैं, लोग भी बताते रहते हैं। और लेकिन जो है जो फील्ड में जो है वो उनके फादर इन लॉ हैं उनके साथ में। तो जब बहन जी उनको लगा रही हैं उनके साथ में, तो कहीं ना कहीं लोग अशोक सिद्धार्थ, डॉक्टर अशोक सिद्धार्थ जी से भी जुड़ेंगे ना। ठीक बात है। तो ऐसी स्थिति में उसको गुटबाजी कहा जाए, ये कोई जो है, अब वो तो हो सकता है बहन जी जो कहेंगी ठीक है, लेकिन लोग तो जुड़ेंगे कहीं ना कहीं। तो इनकॉम्पिटेंसी की प्रॉब्लम है, गुटबाजी की। भाई देखो, अब नेता है हमारी बहन जी, अब जो वो कह दें तो उसको लोग मानते हैं। अभी कुछ दिन के बाद में बहन जी उनको फिर से वापस ले लेंगी, फिर ये कह देंगी कि भाई मैंने इनको माफ कर दिया है, तो फिर समाज कहेगा जी बहन जी। तो हम तो बहन जी को जी बहन जी कहने वाले लोग हैं। अब वो आखिर में जो डिसीजन लें वो उनके ऊपर डिपेंड करता है। जी। थैंक यू सो मच जयप्रकाश जी, अपना समय देने के लिए और खुदरंग से और हमसे बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच सर। तो दोस्तों, कुछ इस तरीके से जयप्रकाश सिंह ने अपनी बातों को रखा है और उन्होंने समझाने की कोशिश की कि किस तरीके से आकाश आनंद के साथ एक तरीके से वो खड़े होते हुए नजर आए। जिस तरीके से अशोक सिद्धार्थ को निकाला गया, जिस तरीके से नितिन सिंह को निकाला गया, मैंने जब उनसे पूछा कि क्या गुटबाजी की बात जो बहन जी करती हैं तो उससे आपका क्या मतलब है, क्या आप कैसे समझते हैं, उसको कैसे देखते हैं, सीधे तौर पर जयप्रकाश सिंह ने कहा कि जब किसी के हाथ में पावर आती है तो लोग उनसे ऑटोमेटिक जुड़ने लगते हैं। अगर इसको गुटबाजी कहा जा रहा है तो मुझे नहीं लगता कि बहन जी चूंकि जो भी निर्णय लेती हैं वो जानबूझकर लेती हैं, सोच समझकर लेती हैं, लेकिन इस तरीके की गुटबाजी को गुटबाजी कहना ठीक नहीं होगा। बहरहाल आपका क्या कहना है, आप क्या सोचते हैं इस पूरे मसले पर, आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो इसको लाइक कर दीजिए, इसको शेयर कर दीजिए और चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जरूर दबा दीजिए ताकि इसी तरीके के तमाम वीडियोज आपको सबसे पहले मिलते रहें। साथियों, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े रहिए आपके अपने चैनल खुदरंग के साथ। नमस्कार।